हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अरे भाई, इस चैप्टर का जो नेम है वो है आपके सामने अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसको हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कह देते हैं। तो फटाफट से चैप्टर की शुरुआत करते हो, देखते हैं भाई इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई ग्राफ क्या होता है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है और टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है। बिल्कुल जी। आगे हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कि भाई ग्राफ को कैसे बनाते हैं। आगे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, कि भाई क्या क्या रूल्स हैं जो ग्राफ को बनाते बनाते आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है वन वेरिएबल ग्राफ और नेक्स्ट है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ डायग्राम्स एंड ग्राफ, कि भाई क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं डायग्राम या फिर ग्राफ्स को बनाते हुए। नेक्स्ट मेरिट्स या फिर लिमिटेशन, कुछ नुकसान। डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो लो जी, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपको पता ही है, दैट इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसको टाइम सीरीज ग्राफ भी कह देते हैं। लो जी, अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे भाई ये ग्राफ क्या होता है। आप बताएं ग्राफ क्या होता है। मुझे लगता है आपने 10th क्लास तक ग्राफ में बहुत किए होंगे ना, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत किए होंगे ग्राफ में, राइट। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, जब आप अपने डेटा को ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर, उसको आप क्या कह देते हैं बेटा, ग्राफ कह देते हैं। बहुत इजी था मैम ये तो, बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो है आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है। देखो भाई, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ नाम है इसमें, लाइन ग्राफ। तो इसके लिए एक एग्जांपल पढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक डेटा गिवन है, आपके पास एक टेबल की फॉर्म में एक डेटा गिवन है। यहाँ पे आपके पास ईयर्स गिवन है और यहाँ पे आपके पास मान लो सेल्स गिवन है। क्लियर है। ईयर्स आपके पास गिवन है, मान लो 2018 का, 2019 का, 2021 का और 2022 का। ठीक है। जो सेल्स गिवन है वो सारा के सारी आपको लैक्स की फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है आपके पास, लैक्स की फॉर्म में गिवन है। क्लियर है। ये डेटा है। मान लो 2018 में मेरी 2 लाख की सेल हुई, 2019 में मेरी 4 लाख की सेल हुई, 2021 में मेरी 3 लाख की सेल हुई, 2022 में मेरी 5 लाख की सेल हुई। अगर ये डेटा को मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो कैसे करूंगी, ईयर्स को मैं लिख दूंगी नीचे, और जो सेल्स है उसको मैं लिख दूंगी साइड में, सेल्स को मैं लिख दूंगी वाई एक्सिस पे। ठीक है। और ये किस में है, लैक्स में। ठीक है जी। ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ईयर्स को मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस पे। क्लियर है। अब देखो 2018, 2019, 2020, ये मान लो 20 है और ये क्या है 2021। तो ये ले लिया 2018, 2019, 2020 और 2021। यहां पे मैं कितने का ले लू, 1 का ले लू, 1 का, 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं बेटा सिलेक्शन ऑफ स्केल। यहाँ पे मैं जो स्केल है ना वो 1 का रख रही हूँ। जो स्केल है ना बेटा मेरा वो 1 का है, देख रहे हो। यानी अगर मैं ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो जो 1 सेंटीमीटर, जो एक बॉक्स है ना मेरा, जो मेरा एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर में मैंने एक का गैप लिया, तो एक का गैप लिया यानी 1 यूनिट्स का क्या लिया, गैप लिया। ये मेरा सिलेक्शन ऑफ स्केल है, मैंने चूज किया स्केल। अगर मैं 10, 20, 30, 40, 50 कर रही थी तो क्या लिखती, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है। अगर मैं 100, 200, 300, 400, 500 कर रही होती तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स के नाम से कर देती। क्लियर है। ये आपको चूज करना पड़ेगा स्केल अपने डेटा के बेसिस पे। क्लियर है। अब 2018 का कितना है, 2। 2018 का कितना है, 2। ठीक है। 2019 का कितना है, 4। 2019 का कितना है, 4। क्लियर है। 2020 का कितना है, 3। 2020 का कितना है, 3। 2020 और ये 3। ठीक है। ये ले लो, ये रहा। ठीक है जी। लो जी, 2020 3, ये रहा। ठीक है। 2021 का कितना है, 5। 2021 का कितना है बेटा आपका, 5। अब क्या किए, ये मुझे पॉइंट्स मिल गए, ये मुझे क्या मिल गए बेटा, पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर दूं, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल गई, लाइन मिल गई।
आपने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ किया, उसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट्स अलॉट करे, उसके बाद आपने क्या किया, हर पॉइंट को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने से आपको क्या मिल गई, लाइन मिल गई, और इसी लाइन को आप कहते हो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, क्यों लाइन ग्राफ बोला, क्योंकि यहाँ पे लाइन बन रही है, लाइन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो अपने डेटा को। अब आओ डेफिनेशन पे, ये क्यों कराया ना, ये डायग्राम क्यों पहले बनवा दिया, ताकि आप डेफिनेशन अच्छे से समझ पाओ कि भाई डेफिनेशन क्या बोल रही है। अब देखो, टू प्रेजेंट अ डेटा, जब आप अपने डेटा को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब आप अपने डेटा को, इस डेटा को ग्राफ पेपर में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या होता है, वी प्लॉट डिफरेंट पॉइंट्स, हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, डिफरेंट पॉइंट्स को मैं क्या कर रही हूँ, प्लॉट कर रही हूँ। आगे, बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, आप क्या कर रहे हो, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, यहां से यहां किया, यहां से यहां किया, यहां से यहां किया, बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट अ लाइन, हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है, देख रहे हो, तो हमें क्या मिल रही है, एक लाइन मिल रही है, और उसी लाइन को आप क्या कहते हो बेटा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। सिंपल है, जब आप अपने डेटा को ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने से आपको एक लाइन मिलती है, तो वो लाइन आपके लिए क्या है बेटा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब बात ये कर रहे हैं कि क्यों अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को टाइम सीरीज ग्राफ क्यों बोला जाता है, टाइम के बारे में क्या बात हो रही है यहाँ पे। लाइन ग्राफ समझ आया, क्योंकि यहाँ लाइन बन रही है तो ये लाइन ग्राफ हो गया। अब इसी को आप टाइम सीरीज ग्राफ क्यों बोलते हो, क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है ना, आपके पास जो भी डेटा है ना बेटा, वो डेटा आपके पास टाइम के बेसिस पे, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आप डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो डेटा आपके पास टाइम के बेसिस पे। अगर यहाँ पे एग्जांपल है, जो ईयर्स है, ये क्या है, टाइम के बारे में बात हो रही है कि भाई 2018 में इतनी सेल, 2019 में इतनी सेल, 2020 में इतनी सेल, और 2021 में इतनी सेल, ये क्या कर रहे हो आप, टाइम के बारे में बात कर रहे हो। आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल आ जाए, ये भी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी क्या है, टाइम के बारे में बात हो रही है। जहां पे भी आप देख रहे हो ये जो आपका डेटा है वो टाइम के बेसिस पे, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ। क्लियर है, तो वही है, जनरली ये सारे जो ग्राफ्स होते हैं ना, उसमें जो डेटा होता है वो टाइम के बेसिस पे होता है, इसलिए हम इस डेटा को, इसीलिए इस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल देते हैं। अब पेपर में कोई भी नाम आ जाए, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ, आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को क्या बोला जाता है, इज ऑल्सो नोन एज करके आ जाता है, 1 वर्ड का आंसर आ जाता है कि भाई बताओ क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है, टाइम सीरीज ग्राफ भी बोला जाता है। क्लियर है। अब देखो भाई, अब जो अगला टॉपिक है ना बेटा आपका, वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। मान लो ये आपके पास ग्राफ पेपर है, लेट्स से ये आपके पास ग्राफ पेपर है, ये मैं मान लेती हूँ पूरा का पूरा आपने देखा ही होगा, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर है ना, ये आपके पास ग्राफ पेपर है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके लिए आगे बना के आई हूं मैं, ये होता है आपके लिए ग्राफ पेपर बस, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है, मान लो ये आपके पास क्या है, ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब अगर आप ये स्लीपिंग लाइन देख रहे हो, ये स्लीपिंग लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहते हो एक्स एक्सिस, या फिर एक और नेम है इसका एब्सिसा, या फिर इस एक्स एक्सिस का एक और नेम है एब्सिसा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन, इसको आप कहते हो वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। क्या बोलते हो बेटा इसको आप, ऑर्डिनेट। नाम याद रख लेना, 2 नेम है इसके, वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। इतना क्लियर हो गया। ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है ओरिजिन, ओ, ये क्या है बेटा आपका ओरिजिन है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनो, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ना, वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। और ये जो क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमेशा यही रहेंगे, ये 1 ही रहेगा। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, ये 1, ये 2, ये 3, 4, अपनी मर्जी से क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर सकते, हमेशा ये क्वाड्रेंट 1 रहेगा, ये क्वाड्रेंट 2 रहेगा, क्वाड्रेंट 3 रहेगा और क्वाड्रेंट 4 रहेगा। मोस्टली जो डायग्राम बनते हैं वो क्वाड्रेंट 1 में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ आप दोनों जगह पॉजिटिव आइटम्स होती है, यहाँ दोनों जगह आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो। अगर मैं यहाँ लिखूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्लियर है। यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दोनों जगह पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं,
इतना क्लियर हो गया, इतना पता है। अब ध्यान समझो, ये आपका वाई एक्सिस और नीचे क्या होता है, वाई डैश बोलते हैं हम। ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स डैश, और ये हमेशा क्या रहेगा आपका, ओरिजिन रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे जो नीचे है ना वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पूरी है ना, ये वाई डैश वाली साइड पे यहाँ हमेशा नेगेटिव आइटम्स होते हैं, जैसे -10, -20, -30, -40, -50, यहाँ हमेशा नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे जो एक्स डैश है वहां पे हमेशा नेगेटिव नंबर, -10, -20, -30, -40, -50, हमेशा क्या लिखोगे, नेगेटिव नंबर लिखोगे। क्लियर है। और मोस्टली जो डेटा है वो हमारा इस क्वाड्रेंट 1 में बना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नंबर है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस भी क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव में। क्लियर है, इतना अच्छे समझ आया। ये है आपका ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, आपको पता होना चाहिए। वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस का दूसरा नेम क्या है, ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखोगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। और हमेशा क्वाड्रेंट फिक्स रहते हैं, ये यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। और जो मेजरली जो आपके ग्राफ है वो इधर बनते हैं, क्वाड्रेंट 1 में बनते हैं। क्लियर है बच्चा, चले आगे। लो जी, अब आगे हम बातें क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। यहाँ पे ना एक्चुअली ये दिख नहीं रहा ग्राफ, क्लियर है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, कि भाई ग्राफ को बनाते बनाते आपको किन किन बातों का क्या क्या रूल्स को ध्यान में रखना है। क्लियर है। पहला पॉइंट है आपका हेडिंग। आपकी जो हेडिंग है ना बेटा, जो भी आप ग्राफ बना रहे हो उसकी जो हेडिंग लिखोगे ना, वो हेडिंग इतनी ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव का मतलब है आप उस हेडिंग को देखते ही समझ जाओ कि भाई ग्राफ किस चीज का है, इस हेडिंग को देखते ही समझ जाओ कि भाई ग्राफ किस चीज का है। अगर मैं यहां बात करूं, अगर मैं इसकी हेडिंग लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी, मैं लिख सकती हूं सेल्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, सेल्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। यहाँ हेडिंग में लिख दूंगी, उसी से मुझे समझ आ जाएगा कि भाई सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सालों की सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। जो भी आप हेडिंग, जो भी आप टाइटल चूज करोगे ना, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है वो जो ग्राफ है खुद को एक्सप्लेन, वो जो टाइटल जो हेडिंग है वो खुद से एक्सप्लेन कर दे कि भाई ग्राफ किस चीज का है। बहुत ज्यादा सिंपल शॉर्ट होनी चाहिए। क्लियर है, आसान। चलो नेक्स्ट, चॉइस ऑफ स्केल, ये क्लियर है। अगर एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, सिंपल। आगे चॉइस ऑफ स्केल। चॉइस ऑफ स्केल का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यही बात करूं, ये डायग्राम बनाया हुआ हमने, यहाँ पे मैंने स्केल कितना चूज किया, एक बॉक्स लिया, ये 1 बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर में मैंने कितना लिया, 1 यूनिट लिया। जो भी आप स्केल चूज कर रहे हो ना, वो स्केल आप अपने डेटा के बेसिस पे करो। यहाँ मुझे 1 का गैप लेने की जरूरत थी। अगर मान लो मेरा यही डेटा होता 20, 40, 30 और 50, तो मैं क्या लेती, यहाँ पे मैं कितने कितने का लेती, 10, 20, 30, 40, 50 करती, ये लेती, ये स्केल चूज करती। तो वही वाली बात कर रहे हैं कि आप जो भी स्केल चूज कर रहे हो बड़े ध्यान से चूज करो, अपने डेटा को देख के करो, जो डेटा है उसके हिसाब से करो। अगर यही मैं 1 2 3 4 5 6 करके करती तो क्या मैं कर पाती पूरा, नहीं। या मैंने क्या कर दिया, इसलिए 10, 20, 30, 40 कर दिया और यहाँ लिख दिया कि मेरा 1 सेंटीमीटर कितना है इंटू 10 यूनिट्स, यानी एक बॉक्स में मैं 10-10 का गैप ले रही हूँ, 10-10 का गैप ले रही हूँ। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्या होता 200, 400, 300, 500, तो अब मैं कितने का लेती, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे स्केल चूज करती और वहां मैं लिख लेती 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स। समझ आई क्या कहना चाह रही हूँ? यानी जो भी आप स्केल चूज करो बड़े ध्यान से स्केल को चूज करो, अपने डेटा के बेसिस पे चूज करो कि भाई क्या क्या स्केल चूज करें, कितने कितने का गैप रखे। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट आगे देखते भाई, यही वाली बात है, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्केल होना चाहिए ऑन विच डेटा इज टू बी प्रेजेंटेड। द ग्राफ शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेपर। जो ग्राफ है वो हमेशा मिडल में बनाओ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। कोशिश करो कि ग्राफ को हमेशा बीच में बनाओ, मिडल ऑफ द पेपर पे बनाओ ताकि वो और ज्यादा सुंदर लगे। साइड में ना बनाओ और बीच में सेंटर में बनाओ, ठीक है, वो वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको पता हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लो ये ग्राफ है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ये हमें पता है, ये हमारा ग्राफ है, राइट, ये हमारा वाई एक्सिस होता है,
ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अगर हमें लगता है वाई एक्सिस पे ज्यादा डेटा है तो वाई एक्सिस को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अगर हमें लगता है एक्स एक्सिस थोड़ा ज्यादा है, हमारा डेटा इस पे ज्यादा है, तो हम एक्स एक्सिस को बड़ा बना देते हैं। लेकिन ये रूल कहता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। देखो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। एक्स एक्सिस, ये देखो, एक्स एक्सिस शुड बी 1.5 टाइम द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। कहने का मतलब है 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वाई एक्सिस। 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वाई एक्सिस। अगर ये आपका वाई एक्सिस है तो ये आपका एक्स एक्सिस। नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आपका जो एक्स एक्सिस है, ये आपका जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, वाई एक्सिस पे ज्यादा तो वाई एक्सिस पे बना देते ज्यादा। अगर हमें लगता है एक्स एक्सिस का डेटा ज्यादा तो हम एक्स एक्सिस को लंबा कर देते हैं। वही वाली बात है, ठीक है? तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब आप बताओ, आप कैसे प्लॉट करते हो? एक्स एक्सिस में आप कैसे मूव करते हो? लेफ्ट से राइट। पहले यहाँ 10 लिखोगे, फिर 20 लिखोगे, फिर 30 लिखोगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। और वाई एक्सिस में कैसे जाते हैं बेटा? वाई एक्सिस में कैसे जाते हैं? नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना? बॉटम से टॉप जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे होता है। वही वाली बात कर रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट्स आर अलॉटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं। क्लियर है? लेकिन ऑन वाई एक्सिस में हम कहां जाते हैं? बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये तो आपको पता ही। नेक्स्ट, लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का मतलब है, मान लो, लेट्स से, मान लो बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूं, यहीं ले लेते भाई, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है। वाई एक्सिस कर लेना, ओरिजिन कर लेना, एक्स एक्सिस कर लेना, ठीक है? अब मान लो मुझे इस ग्राफ पेपर पे दो चीजें रिप्रेजेंट करनी है। मान लो प्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है और सेल्स भी करनी है। मान लो मेरा प्रोडक्शन है ऐसे, ठीक है? एग्जांपल लो, प्रोडक्शन है ऐसा और सेल्स को मैं मान लो ब्रोकन से कर रही हूँ, ठीक है? अब आप मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूं कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, उसको अलग अलग लाइन से, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करो। वही वाली बात है। अगर आपके डेटा में एक से ज्यादा लाइन है, मोर देन वन लाइन है, मोर देन वन कर्व है ना, डायग्राम है, तो उसको आप क्या करो एक ग्राफ में, देन दीज शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन को कैसे, ऐसे वाला होता है, या फिर बोल्ड लाइंस में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप रिप्रेजेंट कर दो, ताकि आप शो कर पाओ कि ये भाई मेरी प्रोडक्शन है, ये मेरी सेल है। समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रही हूं? कि बेसिकली आप क्या करो, अगर आपको एक ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से करो, या डिफरेंट डिफरेंट, अगर एक की थिकनेस बढ़ा दो, एक थोड़ी पतली लाइन कर दो, तो एक थोड़ी चौड़ी लाइन कर दो, मोटी लाइन कर दो, अगर एक नॉर्मल करी है तो एक ब्रोकन लाइन कर दो, डॉटेड लाइन कर दो, कुछ भी कर दो, ताकि हम दोनों को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। कंपेरेबल होना ईजी हो जाए हमारे लिए, समझना ईजी हो जाए हमारे लिए, और वो थोड़ी ज्यादा सुंदर भी लगेगी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करेंगे तो, ठीक है? नेक्स्ट, टेबल ऑफ डेटा। टेबल ऑफ डेटा का मतलब है कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हो, जो भी आप ग्राफ बना रहे हो, तो उससे पहले आपकी एक टेबल भी होनी चाहिए, एक टेबल भी होनी चाहिए। अगर बच्चा आप यहाँ पे ध्यान दे, मैंने ये ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को बनाने से पहले मैंने एक टेबल बनाई ताकि मेरे लिए इजी हो जाए ग्राफ भी बनाना। दूसरा, मेरे लिए अब समझना ज्यादा इजी होगा कि भाई कितनी सेल हो रही है, कितनी नहीं हो रही, किस साल में ज्यादा हो रही है, किस साल में कम हो रही है। वही बात कर रहे हैं, जो भी बेटा आप ग्राफ बना रहे हो उससे पहले उसकी एक टेबल भी होनी चाहिए। क्लियर है? चलो जी, अब देख लेते हैं भाई आगे। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन। ये फॉल्स बेस लाइन क्या होती है बेटा, बड़े ध्यान से समझते हैं। एग्जांपल लेती हूँ, मान लो लेट्स से मेरे पास डेटा गिवन है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, डेटा गिवन है मेरे पास 2000 गिवन है, कोई भी डेटा गिवन है, 2020 गिवन है, 2040 गिवन है, 2060 गिवन है, कुछ भी है मान लो ये, ठीक है? अब मैं ग्राफ में बनाना चाह रही हूँ, मैं ग्राफ में बनाना चाह रही हूँ। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 2000, ये मेरा 2020,
ये मेरा 2040 और ये मेरा 2060। अगर आप देख रहे हो जीरो यानी ओरिजिन और इस वैल्यू ये जो 2000 है, इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। ये जीरो वैल्यू और इस वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है मेरी 2000 है। इन चारों से कंपेयर करूं तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है 2000। इस जीरो और इस मिनिमम वैल्यू में इतना ज्यादा गैप है तो उस केस में हमें क्या बनाते हैं, फॉल्स लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉल्स लाइन बनाते हैं। अगर सेम, अगर मान लो यही मैं ले लेती हूँ 2000, 2020, 2040 और ये ले लेती हूँ, मान लो यहाँ पे ले लेती हूँ 2060। अब यहाँ और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पे भी मैं क्या बना दूंगी, यहाँ पे भी मैं फॉल्स लाइन, या तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ या फिर मैं फॉल्स लाइन को ऐसे भी बना सकती हूँ। ऐसे ऐसे कर दूंगी और ऐसे करके ऐसे, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। काट देंगे बीच में, क्या ये शो करेंगी कि भाई देखो ओरिजिन और जो मिनिमम वैल्यू उसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो ये शो कर देंगे कि भाई ये फॉल्स लाइन है आपकी, ये क्या है आपकी फॉल्स लाइन है। क्लियर है, तो वही वाली बात है। इफ द वैल्यूज आर वेरी वेरी लार्ज एंड द डिफरेंस बिटवीन the smallest value and the zero is high then the false line should be used। कहने का मतलब है अगर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा है, ओरिजिन यानी ये वाली ओरिजिन और जिसको हम जीरो भी बोलते थे, ओरिजिन और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये है, इन दोनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, फॉल्स लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉल्स लाइन बनाते हैं। वही वाली बात कर रहे हैं। क्लियर है, फॉल्स लाइन या तो ऐसे बन जाएगी या ऐसे बन जाएगी। अगर यहाँ गैप है तो यहाँ बना दिया, यहाँ गैप है तो यहाँ बना दिया। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, ये ऐसे करके ना पहाड़ भी बना सकते हो, ऐसे करके और उसके बाद ले दो। ये शो कर रहा है कि भाई जीरो और मिनिमम वैल्यू में बहुत गैप आ रहा है, तो इस केस में हम बीच में क्या बना देंगे, पहाड़ बना देंगे कि भाई ये क्या है, फॉल्स लाइन है हमारे लिए। क्लियर है बच्चा, चलो जी आगे है टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व का मतलब है द लाइन जॉइनिंग द डिफरेंट पॉइंट शुड बी ऑफ सेम थिकनेस। कहने का मतलब क्या है, बड़े ध्यान समझो। मान लो ये ले लो, ये मैं ये लाइन ये ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी है ना। अब जो ये लाइन है ना, सबकी थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी होने का मतलब है ऐसा नहीं ये इतनी मोटी है, ये बिल्कुल पतली है, ये और मोटी कर दी, ये थोड़ी सी पतली है, ये भी पतली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है, जो लाइन की जो थिकनेस है ना, जो एक लाइन की जो थिकनेस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूरी ये पूरी जो लाइन है ना हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है, समझ आया। आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली बार अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका बेटा वन वेरिएबल ग्राफ। भाई ये वन वेरिएबल ग्राफ क्या होता है, वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब समझते हैं। दीज आर दोज which values are only whose values are only one variable are shown with the respect to some time period। देखो भाई इसका मतलब क्या है, वन वेरिएबल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करते हो, शो करते हो। यानी ओनली वन वेरिएबल की वैल्यू को आप शो करते हो, और जो भी डेटा होता है वो होता है टाइम के बेसिस पे होता है। तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल, एक ही इन्फॉर्मेशन है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा डेटा जो नंबर्स की फॉर्म में, एक ही इन्फॉर्मेशन है, एक ही डेटा है, उसको आप क्या करोगे, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। और ये क्या है, मंथ्स है। मंथ्स मतलब टाइम के बारे में बात कर लीजिए कि भाई जैन में मेरी इतनी प्रोडक्शन, फेब में मेरी इतनी प्रोडक्शन, मार्च में मेरी इतनी, अप्रैल में मेरी इतनी। ये क्या है, टाइम के बारे में बात कर रही। ये है आपका वन वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब होता है जहां पे ऐसा डेटा जो आप वन वेरिएबल को शो कर रहे हो, ओनली एक इंफॉर्मेशन का आप अपने ग्राफ में क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो। और ये याद रख लेना, वो जो डेटा है वो टाइम के बेसिस पे होगा। ये डेटा है वो क्या है बेटा, टाइम के बेसिस पे। क्लियर है, तो फटाफट से एक बार ग्राफ में शो कर देते हैं। मंथ्स को हम लिख देते हैं नीचे, मंथ्स को हम लिख देते हैं बेटा नीचे, और प्रोडक्शन को लिख देते हैं हम ऊपर यहाँ साइड में। प्रोडक्शन को लिख देते हैं वाई एक्सिस भी, आपको पता है वाई एक्सिस, ओरिजिन और एक्स एक्सिस। प्रोडक्शन किस में गिवन है, मिलियन टॉन्स में गिवन है। किस में गिवन है, मिलियन टॉन्स में गिवन है। क्लियर है बच्चा, चलो जी व्हाइट कलर ले लेते हैं। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है जैन, ये मेरा क्या है फेब, ये मेरा क्या है मार्च, पूरा पूरा लिख लेना आप। ये मेरा है अप्रैल, ये है मेरा मई, और ये मेरा क्या है बेटा जून। क्लियर है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून। आगे देखो भाई प्रोडक्शन कितनी गिवन है, मैं कितने कितने का गैप डालूं, मैं एक एक का गैप डालूंगी तो हो जाएगा आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है मेरा। कर देते भाई 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। देख रहे हो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9.5 है, यानी मैक्सिमम 10 तक ही जाएंगे। ठीक है, मेरा इजीली बन रहा था। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल चूज कर सकते हो। अगर आप क्या सोच रहे हो कि आपका नहीं बन पा रहा है तो आप दो दो का गैप लिख दो। तो मैंने यहाँ क्या स्केल चूज किया, एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स। क्लियर है इतना अच्छे से समझ आया? चलो जी, अब जैन में कितना है 5 है, जैन में कितना है बेटा 5 है। ठीक है जी, फेब में कितना है 7 है, फेब में कितना है 7 है, 7 है, 7 है और 7 है। ठीक है जी, आगे मार्च में कितना है बेटा 9.5 है, ये मार्च है, ये आपका 9.5, ये 9 और 10 के बीच में कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखो बेटा अप्रैल में कितना है आपका 8 है बेटा, अप्रैल में कितना है आपका 8, 8, 8, 8, 8, 8 और 8, बिल्कुल जी। आगे मई में कितना है 5.5, मई में कितना है बेटा आपका 5, ये रहा 5, यहाँ पे 5.5 यानी 5 और 6 के बीच का। ठीक है, जून में कितना है 7.5, जून में कितना है 7.5, ये रहा आपका 7, ये है 8, लगभग 7 और 8 के बीच में ये मिल गया और ये 7.5। अब इसको क्या कर देंगे, मुझे क्या मिल गया पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगी ज्वाइन कर दूंगी, क्या कर दूंगी मैं ज्वाइन कर दूंगी। लो जी मैंने क्या कर दिया ज्वाइन। ठीक है, कर दिया ज्वाइन, बिल्कुल। तो ये क्या है बेटा मेरे लिए, ये है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। क्या है मेरे लिए अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसको मैं टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकती हूं क्योंकि टाइम के बेसिस पे है। और ये क्या मेरा वन वेरिएबल ग्राफ क्यों है, वन वेरिएबल क्यों है क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही इंफॉर्मेशन है, इसलिए क्या है मेरे लिए वन वेरिएबल ग्राफ है। एक ही वेरिएबल की हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्शन भी होती है और सेल्स भी होती है तो मैं दो वेरिएबल्स की बात होती तो ये हो जाता है मेरे लिए टू वेरिएबल ग्राफ। क्लियर है, सिंपल है, आसान है, ये था आपका। अब अगला टॉपिक ही आ गया आपका टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ का मतलब है जब आप दो वेरिएबल्स को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो तो वो आपके लिए क्या है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। अगर दो इंफॉर्मेशन है तो टू वेरिएबल ग्राफ, अगर दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो क्या कर दोगे मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो वेरिएबल्स है, एक है आपके लिए प्रोडक्शन, एक क्या है बेटा आपके लिए प्रोडक्शन और एक है आपके लिए सेल्स। तो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या आपके लिए टू वेरिएबल ग्राफ। और हमेशा क्या है ये टाइम के बेसिस पे होता है, क्या होता है हमेशा टाइम के बेसिस पे होता है, इसलिए हम इसको टाइम सीरीज ग्राफ इसलिए तो बोला जाता है, ये हमेशा टाइम के बेसिस पे होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ, मान लो यहाँ पे एक और कॉलम बना दूं प्रॉफिट का, तो अब ये दो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अगर मान लो मैं एक और कॉलम बना दूं प्रॉफिट का तो ये दो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए तो ये क्या बोल दूंगी मैं मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। क्लियर है? चलो जी, अब इसी को हम एक बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लो जी, यहाँ क्या आ जाएगा मंथ्स आपके आएंगे नीचे, मंथ्स आपके आ जाएंगे बेटा नीचे। ठीक है जी, अब प्रोडक्शन एंड सेल यहाँ पे आ जाएगी, प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है, ऑफ डिफरेंट मंथ्स, ऑफ डिफरेंट मंथ्स कर लेना, ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। या फिर खाली प्रोडक्शन एंड सेल लिख लेना, हेडिंग आपको पता चलेगी, हेडिंग क्या बन गई प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ये क्या होगी बन गई हेडिंग यानी टाइटल बन गया ना। टाइटल इस तरीके से चूज करना कि वो टाइटल को पढ़ते समझ आ जाए कि ग्राफ किस चीज का। क्लियर है? फटाफट से ये हो गया आपका जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक बनाना है। लो जी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। क्लियर है? ये पूरा पूरा लिख लेना आप, कितने कितने का गैप रखे, मैक्सिमम वैल्यू है 10 और मिनिमम 1 पे कर देते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स आ गया। ये आपका क्या हो गया चूज हो गया स्केल। स्केल इस तरीके से चूज कर लो। अब पहले प्रोडक्शन को करते हैं। जैन में कितनी है 5, जैन में कितनी है 5, जैन में कितनी है बेटा आपका 5। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, फेब में कितनी है 7, फेब में कितनी है बेटा 7, फेब ये रहा 7 7 7 7 7 7 मिल गया। आगे देखो भाई मार्च में कितनी है 7.5, मार्च 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 में 7.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7 और 8 का बीच कुछ। ठीक है, अप्रैल में कितनी है 8 है, अप्रैल में कितनी है 8 है, अप्रैल ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका जैन फेब मार्च, ये आपका अप्रैल, राइट, ये आपका मई और ये आपका जून। अप्रैल में कितना है आपका
8, अप्रैल में कितना है आपका 8, 8 8 8 8 और 8, क्लियर है। मई में कितना है आपका 5.5, मई में कितना है आपका 5.5, 5.5, 5 और 6 का बीच 5.5, ठीक है बच्चा। आगे देखो जून में कितना है 7.5, जून में कितना है बेटा 7.5, 7 7 7 7 7 7 7, ये रहा 7.5 लगभग यहाँ हो गया, ठीक है। अब सबको ज्वाइन कर दे, लो जी मैम कर देते हैं ज्वाइन, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये क्या बन गई आपकी प्रोडक्शन होगी। अब सेल्स के लिए या तो आप ब्रोकन लाइंस का यूज कर लो या कलर ही चूज अलग कर लो। मैं कलर ही अलग ले लेती हूँ, मैं आप कलर कौन सा करूँ, मैं पिंक कर दूं बेटा, मैं पिंक कलर यूज कर लेती हूँ। अब देखो जैन में कितनी है 7, जैन में कितनी है 7 7 7 7, तो देख रहे हैं सेल्स मेरी जैन में कितनी है 7 है। फेब में कितनी है 9, फेब में कितनी है 9, फेब में कितनी है 9 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। अब मार्च में कितनी है 9.5, मार्च में कितनी है 9.5, लो जी हो गया, लो जी। अप्रैल में कितनी है 10, अप्रैल में 10, अप्रैल 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 और 10, ठीक है। मई में कितनी है 8, मई में कितनी है 8, मई में कितनी है 8 8 8 8 8 8, और जून में कितनी है 9, जून में कितनी है 9, जून 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 जून, और ये मिल गया मुझे 9, ठीक है, ये मिल गया 9, ठीक है। अब ज्वाइन कर दे इसको भी, लो जी अब ज्वाइन करते हैं, ये और ये क्या मेरी आ गई सेल्स आ गई, और ये क्या थी मेरी बेटा प्रोडक्शन थी, क्लियर है। तो आप देख रहे हो मैंने ग्राफ को डिफरेंट कलर से कर दो। एक तो ये 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात करी, 2 वेरिएबल्स के हमने बारे में बात करी, तो हमने एक ही ग्राफ में दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर, हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो गया भाई। प्रोडक्शन ज्यादा है कि सेल ज्यादा है, ग्राफ से इजिली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन ज्यादा है कि सेल ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है कि सेल ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है कि सेल ज्यादा है। 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स है, इतना ध्यान रखना। या तो आप क्या करो डिफरेंट कलर्स यूज कर दो, या फिर आप लाइन ही चेंज कर दो, ये सिंपल लाइन है तो वो ब्रोकन लाइन यूज कर दो, डॉटेड लाइन यूज कर दो, कैसे भी कर दो, बट ये शो कर पाओ कि आप इजिली कंपेयर कर सको दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन को, कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रख लेना, क्लियर है। अब मैं इजिली कंपेयर कर सकती हूँ कि भाई जनवरी में मेरी प्रोडक्शन, जैन में मेरी प्रोडक्शन इतनी थी तो मेरी सेल्स इतनी थी, फेब में मेरी प्रोडक्शन इतनी थी तो मेरी सेल्स इतनी थी। अब मैं डायग्राम की फॉर्म में यानी ग्राफ की फॉर्म में इजिली देख पा रही हूँ, टेबल की फॉर्म में तो अच्छे से कंपेयर कर ही पा रहे हैं, ग्राफ की फॉर्म में भी हम कंपेयर इजिली कर पा रहे हैं, क्लियर है। तो ये है आपका 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ, ओके। आगे देखते हैं बेटा जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ। भाई क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है आपको ध्यान देनी है डायग्राम या फिर ग्राफ्स को बनाते हैं। देखो बेटा डायग्राम हमने बहुत सारे डायग्राम्स पढ़ लिए, अगर आपने पढ़ा हो बार डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ओजाइव क्या होता है ना, और ये सारी चीजें हमने, पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ये मैंने आपको हर एक चीज पढ़ा दिया, अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए। ग्राफ हमने आज पढ़ ही लिया, 1 वेरिएबल ग्राफ भी पढ़ लिया और मोर देन 1 वेरिएबल यानी 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ भी हमने पढ़ लिया, एक से ज्यादा वेरिएबल वाला। अब इन ग्राफ को बनाते हुए, इन डायग्राम्स को बनाते हुए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो पहले आपका प्रॉपर साइज, प्रॉपर साइज का मतलब है जो भी आप ग्राफ और डायग्राम बना रहे हो ना, जो भी बना रहे हो उसका साइज बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ना तो वो इतना ज्यादा बड़ा हो ना ही वो बिल्कुल छोटा हो कि समझना, इतना बड़ा हो तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो साइज है वो प्रॉपर हो, अट्रैक्टिव लगे, सामने वाले को ईजिली समझ आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग, जो भी आप डायग्राम बना रहे हो या ग्राफ बना रहे हो, जो उसकी हेडिंग है ना, हमने बात करी, वो हेडिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी हेडिंग को पढ़ते समझ आ जाए वो डायग्राम किस चीज का है, वो ग्राफ किस चीज का है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वही वाली बात हो रही है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जो भी हेडिंग है वो सिंपल हो, शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव हो। नेक्स्ट प्रॉपर स्केल को चूज करो, जो मैंने अगर याद हो यहाँ पे स्केल कितने का लिया, 1 यूनिट्स का, जो भी आप स्केल चूज करो चाहे 10 20 30 लो, कोई भी जो स्केल, जितना भी आप स्केल चूज करो वो प्रॉपर चूज करो, डेटा को देख के अपना स्केल को क्या करो बेटा चूज करो।
क्लियर है? इतना सिंपल सी बात है। आगे देखो भाई क्या है, यूज ऑफ साइंस एंड कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करो। अगर ये वाला डायग्राम है, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ ताकि वो मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, समझना आसान है। अगर यही दोनों मैं व्हाइट से बना देती तो मेरे लिए कंफ्यूज हो जाता, प्रोडक्शन कौन सी और सेल्स कौन सी, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जरूर कर देना, दोनों का एक अलग बना देना कि भाई व्हाइट वाली जो है ना, जो व्हाइट वाली है वो क्या है मेरे लिए, प्रोडक्शन है, और जो मेरी पिंक वाली है, जो मेरे लिए पिंक वाली लाइन है वो मेरे लिए क्या है, सेल्स है। ऐसे यहाँ लिख देना, ऐसे यहाँ लिख देना, ठीक है, समझ आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है, इजिली कंपेयर हो पाएगा। लो जी, वही वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वही है डिफरेंट डिफरेंट साइंस। अगर ब्रोकन लाइंस यूज करनी है तो ब्रोकन लाइंस यूज करो, है ना, सिंपल लाइन यूज करो, सिंपल लाइन, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करो, ताकि आपका जो ग्राफ है, आपका डायग्राम क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर अट्रैक्टिव बने और सामने वाले को इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट, लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर, कम से कम यूज करो वर्ड्स को। अगर वर्ड्स का यूज करना तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में ना कर देते, ग्राफ बनाने की क्या जरूरत है, डायग्राम बना क्यों रहे हम, है ना। वर्ड्स का कम से कम यूज करो, फिगर्स नंबर्स का कम से कम यूज करो। अगर फिगर्स में ये रिप्रेजेंट करना था तो हम टेबल बना के रिप्रेजेंट कर देते। डायग्राम बनाने का मतलब ये है, ग्राफ बनाने का ये मतलब है कि आप कम से कम शब्द और कम से कम नंबर्स का यूज करो, फिगर्स का कम से कम यूज करो। नेक्स्ट, ड्रॉइंग द बॉर्डर। ड्रॉइंग द बॉर्डर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक ग्राफ है बेटा आपका, तो कोशिश करो उसके आर पार बॉर्डर भी बना दो। अगर आप देखोगे आपकी बुक में ग्राफ के आर पार बॉर्डर बना हुआ है, इससे थोड़ा ग्राफ सुंदर अट्रैक्टिव बनता है ना, सुंदर बनता है, वही वाली बात है। तो ड्रॉइंग द बॉर्डर का मतलब है बॉर्डर भी बना दो चारों तरफ से, क्योंकि उससे क्या बनता है, ग्राफ आपका अट्रैक्टिव बनता है। नेक्स्ट, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, है ना। कॉम्प्लेक्स तो भाई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है, सिंपल होना चाहिए, सामने वाले को ग्राफ देखते समझ आ जाए कि भाई प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेल्स कितनी हो रही है। इजिली इतना हो कि जो अनपढ़ इंसान है ना, जो इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो भी इतना इजिली समझ पाए। आपका ग्राफ इतना सिंपल होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। अगर हम देखें, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है। अगर आप देखोगे ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, और ये आपका क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है? अब देखते हैं भाई, एक्स एक्सिस पे कैसे जाते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या जाते हैं, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। क्लियर है? बॉटम टू टॉप, वही वाली बात करें। स्टेटमेंट ऑफ डेटा। स्टेटमेंट ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हो ना, उसको बनाने से पहले एक टेबल भी बनाओ, टेबल भी बनाओ, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए, टेबल भी है, ग्राफ भी है, तो उसके लिए इजीली समझना हो जाए, इजीली वो कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है? नेक्स्ट, अट्रैक्टिव बनाओ, अफेक्टिव बनाओ, सामने वाले के लिए इजी समझना हो जाए। इस तरीके से आपका ग्राफ होना चाहिए कि सामने वाले को वो इजीली कम्युनिकेट हो, उसको इन्फॉर्मेशन इजीली कम्युनिकेट हो जाए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन को समझना इजी हो जाए, वो इजीली कंक्लूजन निकाल सके उससे। क्लियर है? चलो जी, अब आगे देखते बेटा, मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि भाई क्या क्या फायदे हैं ग्राफ बनाने के और डायग्राम बनाने के। क्लियर है? पहला है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। ग्राफ और डायग्राम बहुत ज्यादा सिंपल है बनाना, कोई भी बना सकता है, और इजीली अंडरस्टैंडेबल, बहुत इजी है उसको समझना। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट का मतलब है, आप खुद सोचो, कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको पन्नों में, है ना, भाषण लिखा हुआ है, वो आपको लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई डायग्राम अगर आप देख लोगे ना, कोई पिक्चर आप देखते हो तो होता है ना, एक लंबे समय तक उसकी छाप आपके दिमाग में होती है, लंबे समय तक आपको वो पिक्चर याद रहती है। वही वाली बात है कि जो डायग्राम्स है, जो ग्राफ है, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देते हैं, आपको रिमेंबर करना, याद करना, लंबे समय तक आपको याद रहता है। रीडर को लंबे समय तक क्या रहता है बेटा, याद रहता है। क्लियर है? रीडर्स माइंड है यहाँ पे। ठीक है? लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट्स ऑन रीडर माइंड का मतलब है लंबे समय तक उसको याद रहता है, लेकिन वही जो लिखावटी होती है, ये चीज आपके लिए समझ नहीं, ये चीज आपको शायद याद ना रहे, लेकिन जो चीज मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, वो आपको जरूर याद रहेगी बेटा, है ना। चलो जी, नेक्स्ट है नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बिल्कुल भी इसको समझने के लिए, अगर मुझे नॉर्मल सी बात है, इसको समझने के लिए कोई ट्रेनिंग या कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, उसके लिए भी ये ग्राफ और जो ये सारी इंफॉर्मेशन है समझना बहुत ज्यादा क्या है बेटा, आसान है, बहुत ईजी है इसको समझना। वही वाली बात है, इवन अ लेमैन कैन ईजिली अंडरस्टूड दीज वेरी इजिली। लेमैन का मतलब ऐसे लोग जो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी ग्राफ और डायग्राम समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। क्लियर है? कोई भी स्पेशलाइज नॉलेज या कोई भी ट्रेनिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इजी था, अच्छे समझ आया। चलो जी, अब आगे चलते बेटा। अट्रैक्टिव एंड अफेक्टिव
अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में बनाते हो ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा अफेक्टिव यूज है, इजिली आप उसको कंपेयर कर पाते हो डायग्राम से, इजिली आप कंक्लूजन निकाल पाते हो, बहुत आसान है इसको बनाना। क्लियर है? इसमें ना एक एग्जांपल और भी है, अगर आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच होता है ना, कई बार प्लेयर्स की वो रखी होती है, ग्राफ बनाया होता है उसका, उसकी परफॉर्मेंस ग्राफ, कि वो प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया होता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है कि नीचे जा रही है उसकी परफॉर्मेंस। एक अनपढ़ इंसान भी उसको समझ लेता है कि भाई वो कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा, उसका ग्राफ होता है ना कि पहले उसने इतने छक्के मारे, इतने चौके मारे, उसके भी ग्राफ होते हैं। अगर आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा होगा, आपको ग्राफ जरूर मिलेगा ऐसा। क्लियर है? इजी है, इसको समझना, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इफेक्टिव मींस ऑफ प्रेजेंटेशन है। पॉइंट्स याद कर लोगे ना, अंदर का आप अपने आप लिख सकते हो, ये मैं बता दूं, सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर का मैटर आप अपने आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, इजी से। नेक्स्ट है अ क्विक कंपैरेटिवली ग्लांस, का मतलब क्या, आप इजिली कंपेयर कर पाते हो। अगर आपने ये देखा, मैंने याद है आपको, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन का भी बनाया था और सेल का भी बनाया था, है ना, ऐसा कुछ बनाया था ग्राफ। आप इजीली कंपेयर कर पाओगे कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा है कि सेल ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कि सेल ज्यादा हो रही है, आप अपने डेटा को इजीली कंपेयर कर पाते हो। बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, उससे भी आप कंपेयर कर पाते हो, कोई भी डायग्राम से, कोई भी ग्राफ से। मान लो मैं बार डायग्राम ले रही हूँ, बार डायग्राम, ठीक है, मान लो मैं बार डायग्राम ले रही हूँ, बार डायग्राम, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि मेरा बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है। मैं अपने डेटा को इजीली कंपेयर कर पाऊंगी ग्राफ की फॉर्म में और डायग्राम्स की फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट है इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेटिंग तो हमें पता चल गया, एंटरटेनिंग भी है ना, बनाना आसान है। हर बच्चे को ये ग्राफ वाले चैप्टर बहुत आसान लगते हैं क्योंकि उनको मजा आता है बनाने में, कहते हैं यार ये तो बड़े फुद्दू से चैप्टर है, ये तो क्या है, सोखा सा, तो एंटरटेनिंग लगता है उनको बनाना। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एवरेजेस, बड़े ध्यान समझना, लोकेशन ऑफ एवरेजेस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो लोकेशन ऑफ एवरेजेस, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, लेस देन या लेस देन ओजिव या फिर मोर देन ओजाइव, जिसको कुछ भी बोलो, लेस देन ओजाइव या फिर मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव मान लो आपका बन रहा है ऐसा कुछ, है ना, मोर देन ओजाइव आपका मान लो कुछ ऐसा सा बन रहा है, कुछ भी ले लो, ये आपका लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, जो जहां पे अगर वो इंटरसेक्ट कर देते हैं ना, यहाँ से हमें एवरेज वैल्यू निकल जाती है, एवरेज को लोकेट कर पाते हैं। और ये स्पेशली डायग्राम लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव का जो मिडल पॉइंट है ना, उससे हमें एवरेज को हम क्या करते हैं बेटा, लोकेट कर पाते हैं। और वो क्या निकालते हैं, इससे हमें मीडियन निकल के आते हैं, क्या निकल के आता है हमें से, मीडियन निकल के आता है। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां पे आपका लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट आपका कौन सा होता है, वो पॉइंट आपका मीडियन होता है। वही वाली बात कर रहे हैं कि ग्राफ और डायग्राम जो भी हम बनाते हैं ना, उससे हमें एवरेजेस भी निकाल के आ पाते हैं। एवरेजेस यानी यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, वही वाली बात है। वी कैन इजिली लोकेट द वैल्यूज ऑफ एवरेजेस सच एज मीडियन का यूज करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अपने ग्राफ्स के थ्रू हम इजिली मीडियन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच का। अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर एक एग्जांपल है, लेट्स से एक डायग्राम ले लो, ठीक है। अगर हमें पता है जब हमारी इनकम बढ़ती है, अगर मैं एग्जांपल लूं, ये है मान लो मेरी इनकम, ठीक है, ये मेरी इनकम है और ये है एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ती है, ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, ये देख रहे हो बार डायग्राम है आपका, ये बार डायग्राम ऐसे बनता है। बार डायग्राम के थ्रू अगर आप देख पा रहे हो, मेरी ये इतनी इनकम है, इतनी एक्सपेंडिचर, ये मेरी इतनी, अब इनकम बढ़ गई है तो मेरा एक्सपेंडिचर भी देख रहे हो बढ़ गया, मेरा एक्सपेंडिचर भी देख रहे हो बढ़ गया। क्लियर है? मेरा एक्सपेंडिचर भी देखो बढ़ गया, ठीक है। अगर मेरी इनकम और बढ़ गई तो मेरा एक्सपेंडिचर भी और बढ़ गया, ये आप बार डायग्राम से देख पा रहे हो कि there is a positive relationship between two variables, दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जब इनकम बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है। ये हम शो कर पा रहे हैं ग्राफ या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में, हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बेटा, रिलेशन है, क्या उनका रिलेशन है, उसको हम क्या कर पाते हैं, शो कर पाते हैं। देख पा रहे हो, हमें नॉर्मल सी बात है, एक इंसान है जो ज्यादा कमाएगा उसके खर्चे भी उतने बढ़ेंगे, और ज्यादा कमाएगा
कमाएगा उसके खर्चे भी उतने बढ़ेंगे। ये ग्राफ, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, बार डायग्राम है। ये जो बार डायग्राम है ना, इस बार डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ कि दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, इनकम कम, एक्सपेंडिचर कम। क्लियर है बच्चा? यही बात है स्टडी ऑफ कोरिलेशन यानी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन भी मैं क्या कर पाती हूँ, फाइंड आउट कर पाती हूँ। एग्जांपल है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है। ये मैं डायग्राम्स के फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाती हूँ, प्रूव कर पाती हूँ। क्लियर है? स्टडी कर पाते हैं। लो जी, अब आ जाओ लास्ट टॉपिक है आपका लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि भाई क्या क्या डायग्राम्स और ग्राफ्स के क्या क्या नुकसान भी है। पहला है लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब क्या है कि आप सारे के सारे डेटा को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी, क्या आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफ या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ चीजें जहां जरूरत है वहां बनाते भी हैं, ग्राफ बनाते हैं, वहां डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन को, हर एक डाटा को हम डायग्राम की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए इसका लिमिटेड यूज है। लिमिटेड यूज का मतलब है सिर्फ कुछ चीजें, कुछ ही डेटा को हम क्या करते हैं, ग्राफ या फिर डायग्राम की फॉर्म में बना पाते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को हम टेक्सचुअल फॉर्म में ही क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, मिस यूज। बहुत ज्यादा डेटा का, ये बहुत ज्यादा ग्राफ का क्या होता है या फिर डायग्राम्स का कई बार बहुत ज्यादा मिस यूज हो जाता है। डायग्राम्स कैन बी मिस यूज फॉर फॉल्स इंटरप्रिटेशन बाय स्टैटिकल डेटा। एडवर्टाइजमेंट कैन मेक फॉल्स यूज ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। कहने का मतलब बेटा क्या है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो डायग्राम की फॉर्म में बना रहे हैं ना हम डेटा को, जो भी हम डायग्राम की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार उन ग्राफ्स का, उन डायग्राम्स का मिस यूज हो जाता है। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या करती है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डेटा को गलत तरीके से क्या कर लेती है, मिस यूज कर लेती है। इस तरीके से इंटरप्रेटेट करती है कि सामने वाला इजीली उनके प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। गलत यूज करती है, मिस यूज करती है इन ग्राफ्स का और इन डायग्राम्स का। नेक्स्ट, ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, शुरुआती कंक्लूजन, यानी हम ग्राफ और डायग्राम से फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। फाइनल कंक्लूजन इसकी, क्योंकि सिर्फ कहानी यहाँ तक खत्म नहीं है, डायग्राम तक कहानी नहीं खत्म, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टेप डेविएशन का मेथड हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कोरिलेशन हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे क्या है, मेथड्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं फाइनल कंक्लूजन तक आने के लिए। यानी जो भी आप डायग्राम या ग्राफ की फॉर्म में निकाल रहे हो, उससे हमें फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलता। प्रीलिमिनरी कंक्लूजन का मतलब है शुरुआती कंक्लूजन ही हम निकाल पाते हैं, फाइनल कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच पाते। उसके लिए हमें मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तो ही हम बेटा फाइनल कंक्लूजन तक क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। तो लो जी, हो गया चैप्टर समाप्त। बहुत छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद है आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस बेटा ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।